तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो 14 साल की उम्र से एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का दीवाना था। अमेरिका की बड़ी से बड़ी संस्थानों को चूना लगा दिया और यहाँ तक कि उनके मुंह पे भी एक तमाचा मारा जो ये कहते थे कि घर पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर नहीं बनाया जा सकता। और इस बच्चे को हम द स्काउट बॉय या फिर मिनी टोनी स्टार्क के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है डेविड हेन। तो डेविड के इस साइंटिस्ट दिमाग की नींव तो बचपन से ही भरी गई थी। 1976 में पैदा हुए डेविड जब 6 साल के हुए तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और यही थी वो घटना जिसने डेविड की जिंदगी का सब कुछ बदल के रख दिया। डेविड के बर्थडे पे उसके ग्रैंडफादर उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं जिसका नाम होता है द गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। इस बुक को पढ़ने के बाद डेविड को साइंस से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि वो अपने पिता के घर में ही एक छोटी सी लैब शुरू कर देता है। और ये कोई मामूली लैब नहीं थी, इसमें हर तरह का सामान था जो एक बड़ी लैब में होता है, यानी सारे केमिकल, सारे इक्विपमेंट, सारे बीकर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे बच्चे को ये सब चीजें मिली कैसे, तो ये कहानी भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है, ये आपको आगे समझ में आएगी। अब डेविड का इंटरेस्ट केमिस्ट्री की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वो नई नई बुक्स ला रहा था और नए नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। 12 साल की उम्र में डेविड ने नाइट्रोग्लिसरीन का इन्वेंशन कर लिया था। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डायनामाइट बनाने में जो केमिकल यूज होता है उसे ही नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। यानी बचपन में ही पता लग गया था कि ये बच्चा बड़ा होकर कोई ना कोई धमाका जरूर करेगा। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि 90s के समय में जितनी भी बुक्स लॉन्च होती थी, ना ही उसमें कोई सेफ्टी गाइडलाइन होती थी और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस होते थे। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो आप उस टाइम पे बॉम्ब बनाने की रेसिपी भी मार्केट से खरीद के ला सकते थे। बाद में सरकार ने काफी बुकों पे बैन लगा दिया और उन्हीं बुक में से एक बुक थी द गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। अब डेविड के घर में कभी धमाका, कभी धुआं और कभी आग लगना तो बिल्कुल कॉमन हो गया था और आसपास के पड़ोसी भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अब डेविड के डैड इन सब चीजों से परेशान होकर उसकी लेबोरेटरी शिफ्ट करने की सोचते हैं, तो डेविड सारा सामान उठा के पहुंच जाता है अपने घर की बेसमेंट में और वो अब की बार पहले से भी ज्यादा बड़ी लेबोरेटरी सेट करता है। और यहीं से शुरुआत होती है घटनाओं की बरसात की। अब डेविड कहीं से रेड फास्फोरस का जुगाड़ कर लेता है और रेड फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो डेविड चला जाता है अपनी लेबोरेटरी में और उसे कूटना चालू कर देता है। जैसे ही डेविड उसे कूटना चालू करता है उस वक्त होता है एक बहुत बड़ा धमाका, जिससे डेविड का घर, डेविड के बाजू वाला घर, उनके पड़ोसी का घर और उनके भी पड़ोसी का घर और उनका भी पूरा मोहल्ला हिल जाता है। यानी कि आसपास के सारे खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर सब टूट जाते हैं और इस घटना में डेविड भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब डेविड को किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन डेविड कहाँ मानने वाला था। जैसे कि आपको पता है कि डेविड के पेरेंट्स का शुरू में ही डाइवोर्स हो चुका था जब वो 6 साल के थे, तो ये चले जाते हैं अपनी मदर के पास और उनके गेस्ट रूम में शुरू करते हैं एक पहले से भी और ज्यादा बड़ी लेबोरेटरी और उसमें अपने नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। अब ये चीज उनके डैड को पता लगती है और वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो उन्हें डाल देते हैं स्काउट में। अब आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में एनसीसी होता है वैसे ही अमेरिका में स्काउट होता है। अब डेविड जैसे ही स्काउट में जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बाकियों से बिल्कुल अलग थी, जिनके वजह से उन्हें एटॉमिक एनर्जी बैज भी मिलता है। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि डेविड के कदम एटॉमिक एनर्जी की तरफ बढ़ गए थे। तो अब डेविड के दिमाग में खुद में आइडिया आता है। वो सोचता है कि एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया जाए, वही न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो आप आयरन मैन के सीने में देखते हो। अब डेविड के सामने 2 परेशानियां थी। पहली तो ये कि आज तक उसने जितनी बुक्स पढ़ी थी उसमें डायरेक्ट कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे कि कोई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया जाए, और दूसरी ये कि उस रिएक्टर को चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल भी तो चाहिए। अब किसी भी आदमी के लिए ये दोनों काम करने किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं थे। मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं कर रहा हूँ किसी आदमी की बात। लेकिन डेविड कहाँ मानने वाला था, क्योंकि डेविड तो था छोटा टोनी स्टार्क। अब डेविड ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का सामान ढूंढना चालू करा। अब आगे की बात मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि अगर डेविड की तरह आप में से भी कोई उद्यमी बालक हुआ और इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने लगा तो मेरी तो वाट लग जाएगी और साथ में आपकी भी। लेकिन अगर मैं ये चीज आपसे छुपाऊं भी तो आप कहीं ना कहीं से इस सब चीजों का जुगाड़ कर ही लोगे, क्योंकि गूगल बाबा के पास पूरा सोर्स है। अब डेविड अपने बैच का इस्तेमाल करना चालू कर देता है जो उसे स्काउट में मिला था। डेविड अमेरिका की बड़ी बड़ी संस्थानों को कांटेक्ट करता है, सरकारी संस्थानों को जो एटॉमिक एनर्जी पे काम करती थी, और उनसे ये कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे डिटेल्स चाहिए कुछ, मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट हूँ। अब डेविड इन संस्थानों से ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाने लगा जो कि डेविड के पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और कमाल की बात तो यह है कि किसी भी संस्थान ने डेविड की आइडेंटिटी को क्रॉस चेक नहीं करा। अब डेविड को न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की विधि तो पता लग गई थी, लेकिन उसके पास सामान नहीं था और जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल थे उसे ये नहीं पता था कि कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। अब डेविड लग जाता है ऐसी चीजों की शॉपिंग करने जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर के अंदर ही जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता है। अब एक दिलचस्प बात और सुनो, डेविड को रिएक्टर बनाने के लिए चाहिए तो यूरेनियम, तो वो जाता है इंटरनेट पे और सर्च करता है यूरेनियम के बारे में और उसे मिलता है एक डीलर। उस डीलर से वो बात करता है और वहां से यूरेनियम आ जाता है। हाँ, ये इतना ही आसान था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेविड की लैब में इतना दम नहीं था कि वो यूरेनियम को प्यूरिफाई कर पाए। तो डेविड यूरेनियम को छोड़ के लग जाता है थोरियम की खोज में। अब डेविड को अपने रिएक्टर को कामयाब करने के लिए चाहिए थी एक न्यूट्रॉन गन,
और न्यूट्रॉन गन में यूज होता है एम्ब्रिशियम। अब एम्ब्रिशियम को ढूंढना डेविड के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन संस्थानों ने डेविड को पहले ही बता दिया था कि एम्ब्रिशियम कहाँ और कैसे मिलता है। अब उन सरकारी संस्थानों ने डेविड को बता दिया था कि हमारे घर में जो स्मोक डिटेक्टर यूज होते हैं उनके अंदर एम्ब्रिशियम पाया जाता है, लेकिन उन संस्थानों ने ये नहीं बताया कि उस एम्ब्रिशियम की लोकेशन क्या होती है। तो अब डेविड लग जाता है स्मोक डिटेक्टर्स की खोज में। वो कबाड़े से काफी ज्यादा स्मोक डिटेक्टर्स उठा के ले आता है, लेकिन उससे बात नहीं बनती क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इसमें एम्ब्रिशियम कहाँ है। तो डेविड लगाता है एक डीलर को फोन और उससे ये कहता है कि मुझे चाहिए 100 स्मोक डिटेक्टर एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए, और वो डीलर उसे 100 स्मोक डिटेक्टर भेज भी देता है। और वो उस डीलर से ये भी पूछ लेता है कि इसके अंदर एम्ब्रिशियम कहाँ होता है। अब डेविड के लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। अब न्यूट्रॉन गन का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन थोरियम की खोज अभी भी बाकी थी। तो डेविड ने स्काउट में जितनी बुक्स पढ़ी थी उसमें से एक बुक में यह भी लिखा था कि थोरियम हमारे घर में जो गैस लालटेन्स यूज होती हैं उसके अंदर पाया जाता है। अब डेविड उन लालटेन्स की खोज में निकलता है और बहुत सारे लालटेन्स इकट्ठे भी कर लेता है। अब उसमें से वो निकालता है थोरियम और उसे कर लेता है 900 गुना प्यूरिफाई। अब न्यूट्रॉन गन भी बन गई और थोरियम भी मिल गया। और अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो एक रिएक्टर बनाने के लिए थोरियम का यूज आराम से किया जा सकता है। अब डेविड अपने न्यूट्रॉन गन लेके तान देता है थोरियम के ऊपर, लेकिन कोई भी चेन रिएक्शन नहीं होती। अब डेविड हो जाता है बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन इस समस्या का समाधान भी उसके उन संस्थानों वाले दोस्त ने कर दिया। अब डेविड के जो संस्थानों में दोस्त बने थे उन्होंने डेविड को बताया कि तुम्हारी न्यूट्रॉन गन में इतना दम नहीं है कि वो थोरियम के साथ चेन रिएक्शन कर पाए। अब डेविड ने जितनी बुक्स पढ़ी थी उससे उसे ये पता लगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए उसे एक रेडियम बेस्ड न्यूट्रॉन गन की जरूरत होगी। और डेविड को यह भी पता लग जाता है कि रेडियम वो कहां से इकट्ठा कर सकता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल से, घड़ियों से, ट्रैफिक साइन से, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रेडियम पाया जाता है। अब डेविड के हाथ में लगता है जैकपॉट। डेविड जाता है घड़ी की शॉप पर और उस शॉप पर वो लेके जाता है अपना गीगर काउंटर। अब आपको अगर पता ना हो गीगर काउंटर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज की रेडिएशन को नापने के लिए गीगर काउंटर का यूज किया जाता है। तो जैसे ही एक घड़ी के पास डेविड अपना गीगर काउंटर लेके जाता है, उसका गीगर काउंटर उस घड़ी के पास जाते ही बिल्कुल बावला हो जाता है। तो डेविड उस घड़ी को जल्दी से पैक कराता है और अपनी लैब में लेके आ जाता है। अब वो जैसे ही उस घड़ी को खोलता है तो उसके अंदर से पूरी एक बोतल भर के रेडियम निकलता है। अब देखो डेविड के पास वो सारी चीजें आ चुकी थी जिससे वो एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना सकता था, लेकिन उसने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ना बना के एक ब्रीडर पावर रिएक्टर बनाया। यानी कि अगर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता तो उसमें हमें फ्यूल यूज करना पड़ता और वो फ्यूल खत्म हो जाता, लेकिन ब्रीडर पावर रिएक्टर को फ्यूल देने की जरूरत नहीं। शुरू में एक बार फ्यूल दो, फिर वो अपना ही फ्यूल बनाता रहता है और आने वाला फ्यूल उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब डेविड सारा सामान इकट्ठा करके स्टार्ट करता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने का प्रोसेस, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे ही वो उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसमें से इतनी ज्यादा रेडिएशन निकलती है कि कई 100 मीलों दूर जो गीगर काउंटर था उसमें उसकी रेडिएशन शो होने लगती है। अब डेविड को डर लगता है क्योंकि वो रिएक्टर सारी स्टेज पार कर चुका था और वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया था कि अगर वो अनकंट्रोल हुआ तो जाने अनजाने में डेविड से एक ऐसा हादसा हो जाता जो वो कभी नहीं करना चाहता था। और डेविड के पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं था जिससे कि उसे रोका जाए। तो डेविड घबराहट में उस सारे रिएक्टर को डिसमेंटल करता है और सब कुछ उठा के चला जाता है अपने बैकयार्ड में जहां उसकी कार खड़ी थी, और वो सारा सामान अपनी कार में डालता है घबरा के जल्दी जल्दी, और काफी ज्यादा सामान की आवाज भी होती है। अब ये सब आवाज सुन के पड़ोसी देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि अंधेरे में शायद कोई चोर आ गया है और वो लगा देते हैं 911 पे कॉल। अब जैसे ही पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि इसमें काफी सामान ऐसा भी है जो इस बच्चे के पास नहीं होना चाहिए और ये बॉम्ब बनाने के भी काम आ सकता है। तो पुलिस उस चीज से पहले ही पीछे हट जाती है और वो बुलाती है बॉम्ब स्क्वाड को। अब जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड आती है और उस सामान को देखती है तो वो निकालती है अपना गीगर काउंटर, और गीगर काउंटर निकालते ही स्क्वाड की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उसमें इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है उनके गीगर काउंटर में कि आसपास के सारे घर उड़ सकते थे। लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। और उससे बड़ा सदमा उन्हें जब लगता है जब वो उस बच्चे को देखते हैं कि इसके पास इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव सामान आया कहां से और इसके पास ये सब बनाने का प्रोसेस कहां से आया। अब डेविड को कुछ टाइम के लिए जेल में रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसकी इनोसेंस प्रूव हो जाती है, जिसके बाद उसे बेल मिल जाती है। अब इसके बाद भी डेविड की जिंदगी में कुछ खास नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर FBI की पूरी नजर थी। वो कुछ भी काम करने जाता, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने जाता, FBI वाले उसे नहीं करने देते थे। अब डेविड नेवी ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसे न्यूक्लियर सबमरीन पे काम करने का मौका मिलता है, लेकिन वहां भी उसे लोग सही से जीने नहीं देते। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और वो ड्रग्स भी यूज करने लगा था। ऐसे ही करते करते कुछ साल बाद उसकी मौत हो जाती है। अब बात यह है कि ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर डेविड को सही गाइडेंस मिलती, सही तरीके से उसे ट्रीट करा जाता और उसके एक्सपेरिमेंट्स को समझा जाता, उसके टैलेंट को समझा जाता, तो वो आज एक अलग ही लेवल पे होता। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हमारी दुनिया को बहुत सी नई चीजें दिखा सकता था, बहुत सी नई चीजें इन्वेंट कर सकता था, बहुत ही नए तरह के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था। लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, ड्रग्स करने लगा और आखिर में उसकी नशे की हालत में ही मौत हुई।